तो देखो, मैं जानता हूँ कि इस रिव्यू को बनाने के लिए मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन इसका एक वैलिड रीजन भी है मेरे पास। मैंने ड्यून पार्ट 1 ही नहीं देखी थी, तो मैंने पहले वो जाके देखी, उसके बाद ड्यून पार्ट 2 देखी। इस वजह से मैं लेट हूँ। तो अगर कोई जा रहा है ड्यून पार्ट 2 को देखने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके पहले पार्ट 1 देखो, क्योंकि आपको घंटा समझ में नहीं आएगा। तो जाओ, सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखो। और पार्ट 2 की स्टोरी बताने से पहले मैं पार्ट 1 की थोड़ी बहुत स्टोरी या फिर उसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आगे की स्टोरी समझने में आपको हेल्प होगी। तो बेसिकली स्टोरी सेट है फ्यूचर में, इन द ईयर 10,091, और इसमें हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसने लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्लैनेट्स को एक्वायर कर लिया है। और इन सब प्लैनेट्स के जो सबसे ऊपर रहता है वो होता है एम्पेरर। अब जो एम्पेरर है उसके नीचे आते हैं हाउसेस। अब एम्पेरर को आप समझ सकते हो प्राइम मिनिस्टर की तरह, और जो हाउसेस है उसे आप समझ सकते हो चीफ मिनिस्टर्स की तरह। अभी जो हाउसेस है वो हर एक प्लैनेट का एक एक हाउस होता है। अब जो हाउस एट्रेडियस है, तो हाउस एट्रेडियस की जो किंग है वो अपने एम्पायर को फैला रहे होते हैं। उनकी वाइफ जेसिका और इन दोनों का बेटा पॉल। अब ये जो वाइफ जेसिका है वो एक जादूगरनी होती है, और ये जो हाउस एट्रेडियस है वो अपने एम्पायर को काफी ज्यादा फैला रहे होते हैं, और वो अपनी पीक के ऊपर होते हैं। एम्पायर भाई साहब को लगता है कि अपने लिए खतरा हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि तो इन्हें एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर भेज देते हैं, और उस प्लेनेट का नाम होता है एरेकस। अब ये प्लेनेट पूरा रेगिस्तान होता है, जिसमें सैंडवर्म्स भी होते हैं, और एक चीज होती है स्पाइस करके, जो सारे के सारे स्पेसशिप है उन्हें रन करने के लिए एज अ फ्यूल की तरह काम आती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है पूरे की पूरे ड्यून फिल्म में। जो हाउस एट्रेडियस है उससे पहले एक हाउस होता है जो कि एरेकस को रूल कर रहा होता है, लेकिन जो एम्पेरर होता है, एम्पेरर क्या करता है कि उस पहले वाले हाउस को निकाल देता है और एट्रेडियस हाउस को और उसके किंग को उस प्लैनेट के ऊपर भेज देता है, एरेकस के ऊपर, और उनको उस प्लैनेट के ऊपर कंट्रोल करने को कहते हैं। जिसकी वजह से जो पहला वाला हाउस होता है वो उनसे खफा हो जाता है और वो बदला लेना चाहता है एट्रेडियस हाउस से। तो होता क्या है ना कि ये जो प्लैनेट एरेकस है उसके जो प्रॉपर सिविलाइजेशन होती है वो होती है फ्रेगमेंट्स। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है उनके पास एक सूट होता है, जिसमें क्या होता है ना कि जो बॉडी का पूरा मॉइस्चर होता है उसे वो ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो सिविलाइजेशन है उसको जो पहले वाला हाउस था वो निकाल देता है और उन्हें खंडरों में रहने को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें स्पाइस चाहिए होता है जो कि जमीन से आता है बेसिकली, और उसी जमीन में सैंडवर्म्स भी रहते हैं जो कि बहुत बड़े जीव होते हैं और जो कि खतरा बन सकते हैं हर किसी के लिए। लेकिन ये जो फ्रेगमेंट्स है वो उन सैंडवर्म्स को कंट्रोल करना जानते हैं। तो होता यह है कि जो एट्रेडियस के जो किंग है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और उनका एम्पायर भी कमजोर होने लगता है, जैसे जैसे वो एरेकस के ऊपर अपना राज करने लगते हैं। तो जब प्रॉपरली कमजोर हो जाते हैं तो वो जो पहले वाला हाउस था वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उस किंग को और उसकी फैमिली को मार देता है। लेकिन उस अटैक में पॉल, जो कि उस किंग का बेटा था, और जेसिका उस किंग की वाइफ, ये दोनों बच जाते हैं। बाकी के पूरे लोग उस अटैक में मर जाते हैं। आगे होता यह है कि जेसिका और पॉल दोनों जाके फ्रेगमेंट्स की हेल्प लेना चाहते हैं, जो कि आगे जाकर बदला ले सके वो दूसरे वाले हाउस के साथ। तो यहाँ पर स्टोरी एंड होती है पार्ट 1 की। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी पार्ट 1 की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में यह होता है कि जो पॉल होता है वो फ्रेगमेंट्स की तरह लड़ना सीखता है, सैंडवर्म्स को कंट्रोल करता है और उन्हें अच्छे से यूज करने लगता है। उसके बाद चार्ली, जिसका रोल जेंडाया ने प्ले किया है, उसके साथ उसका एक लव रिलेशनशिप दिखाया है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी कनेक्शन फील हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो पॉल है वो फ्रेगमेंट्स के तरीके सीखने लगता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, उनकी आंखें ब्लू होती है, जो कि देखने में उतनी अच्छी भी नहीं लगी मुझे, जेन्युइनली बताऊं तो। अब आगे ये होता है कि जो पॉल की माँ है जेसिका, अब वो वाटर ऑफ लाइफ पी लेती है एक रिचुअल के चलते, क्योंकि वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी जो रेवरेंड मदर होती है वो बूढ़ी हो चुकी थी और जेसिका उनकी जगह लेने वाली थी। उसके आगे बाद में जाकर पॉल भी वो वाटर ऑफ लाइफ पी लेता है, जो कि कहा जाता था कि मर्द को पीना मना है, क्योंकि मर्द मर भी सकते हैं उसको पीने के बाद। लेकिन फिर भी पॉल बच जाता है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स पॉल को एज अ चोजन वन या फिर उनका मसीहा मानते हैं। आगे जाकर होता यह है कि जो पॉल है उस वाटर ऑफ लाइफ को पीने के बाद फ्रेगमेंट्स को लीड करने लगता है और उनके मसीहा की तरह सामने खड़ा हो जाता है, और उन सब को लेकर वो अटैक करता है शटडाउकर की आर्मी के ऊपर। जब उस आर्मी के ऊपर अटैक कर देते और उस आर्मी को वो हरा देते हैं, उसके बाद वो आगे जाकर हरकुनिन, जिसने कि पॉल के पिता को मार डाला था, उसे मार देते हैं, और जो एम्पेरर होता है उसे एक डील देते हैं कि या तो मैं तुम्हारे बेटी से शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे, या फिर तुम अपना वॉरियर भेजो, मैं उसे हराऊंगा और फिर इस दुनिया के ऊपर अकेला राज करूंगा। तब आगे होता यह है कि अपनी तरफ से एम्पेरर फेनरिंग्स को भेज देता है और पॉल और फेनरिंग के बीच में अच्छी खासी लड़ाई होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होता है और नाइफ की भी लड़ाई अच्छी खासी होती है। उसके बाद फेनरिंग मर जाता है पॉल के हाथों, और अब पॉल मारने वाला होता है एम्पेरर को। लेकिन उसी समय उसकी बेटी आती है और उसकी बेटी कहती है, मेरे पिता को बख्श दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और तुम राज करो एरेकस और इस दुनिया के ऊपर। तो पॉल मान जाता है। लेकिन यहीं पर जो चार्ली है
जिसका रोल जेंडाया ने प्ले किया है, वो कहीं ना कहीं हमें नाराज नजर आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल से चाहती थी पॉल को, और पॉल और उसके बीच में एक रिलेशनशिप था। यार मैं यहाँ पर कहूंगा कि जस्टिस फॉर चार्ली। तो खैर ये सब तो होता ही रहता है। तो आगे पार्ट 3 में हमें ये सब देखने को मिलेगा कि कैसे आगे चलकर पॉल और भी दुनिया से लड़ेगा और सारी की सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इसी समय के लिए तो अरेकस के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है और अरेकस का किंग वो बन चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस मूवी के ऊपर, तो एक सिनेमा एक्सपीरियंस है। इसे आपको थिएटर में जाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड बिल्डिंग इन्होंने की है वो काफी तगड़ी है और हर एक चीज और हर एक माइन्यूट डिटेल के बारे में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया है। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ इसकी कमी के बारे में, तो इसकी एक ही कमी मुझे नजर आती है, इसका क्लाइमैक्स थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। इसके क्लाइमैक्स को इन्होंने बहुत जल्दी निपटा दिया। कुछ लोगों को ये भी कमी लग सकती है कि ये मूवी काफी ज्यादा स्लो है, जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में लगी कि मुझे ये जो मूवी थी वो स्लो फील हुई, क्योंकि इस मूवी में एक स्टोरी ज्यादा है ना कि एक्शन। लेकिन इसका सेकंड हाफ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये स्टोरी आपको थोड़ी स्लो या लेंदी फील हो सकती है, लेकिन थोड़ा झेल जाओ, उसके बाद जो क्लाइमैक्स आएगा उसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ओवरऑल तो ये तो हो गई मेरी बात है ड्यून के ऊपर। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी या फिर मास्टरपीस लगी। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।